हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसको जो हम लागत से अभिप्राय नामक शीर्षक से एक तरह से पहचानते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मन लगा करके पढ़िए और मैं मन लगा के मैं आप लोगों को पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगर हम बात करते हैं लागत की, तो लागत के बारे में एग्जैक्ट में अगर डिफाइन किया जाए तो मुझे लगता है कि ये यूनिफाइड नहीं हो सकता, कंफर्म हो ही नहीं सकता। मतलब बस एक तरह से हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बस लागत का सेंस बिल्कुल ऐसा ही जाता है जैसे यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि स्टेटमेंट को पढ़िएगा आप यहाँ से कि लिखा है लागत शब्द को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना ही कठिन है। ठीक, साधारण शब्दों में इसका अर्थ किसी वस्तु के संबंध में किए गए वास्तविक या किए जाने वाले अनुमानित व्ययों की राशि से है। मतलब यहाँ अगर हम बात करें दो वैल्यू निकल कर के आती, एक तो रियल वैल्यू हो गई, ठीक है, कि एग्जैक्ट में हम क्या खर्च कर रहे हैं, और एक दूसरी जो वैल्यू रहेगी वो अज्यूम वैल्यू रहेगी। तो अजम्पशन के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं आने वाला, हाँ, लेकिन ये है कि हम फॉरकास्टिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है समथिंग हम इतने रुपए जो हैं इस मतलब प्रोडक्शन के लिए या इस पर्टिकुलर परचेज के लिए हम इतने रुपए क्या करने वाले, खर्च करने वाले, या इतनी मेरी लागत आने वाली है। ठीक, आगे देखते हैं कि अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से इसका अर्थ, अगर अर्थ पे बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो गया व्यापार या उद्योग की प्रकृति, मतलब आपका जो बिजनेस हो गया और या आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, जो भी है, उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कितनी है। ठीक है, अगर बिग है, बिग स्केल पे है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट वैल्यू क्या आने वाला है, बिग ही आएगा। मीडियम स्केल का है तो यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू मीडियम स्केल पे आने वाला है। स्मॉल स्केल का है तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल कैपिटल का यूज होना है। ठीक है, तो जिसके बिहाफ पे जो कॉस्ट, अगर हम कैपिटल स्मॉल रखेंगे, मीडियम रखेंगे या जैसा भी रखेंगे, बिग रखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें उतना ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इन द सेंस कि मतलब जैसा जिसकी प्रकृति रहेगी जिस व्यापार की, उसी लेवल से हमें क्या करना है, पैसे को खर्च करना है। या अगर आप देखते भी होंगे अपने आसपास कि अगर कोई सामान अगर आप लेने जाते होंगे तो अगर किसी होल सेलर के पास जाते होंगे तो वो क्या करता होगा, पर्टिकुलर जो प्राइस में 10%, 20%, 15% क्या करता होगा, डिस्काउंट देता होगा। वहीं अगर हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर क्या करता है कि पूरे के पूरे MRP वैल्यू पे वो बात करता है। MRP पे शायद अगर आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है तो 1-2 रुपये छोड़ दें, तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये बड़े स्केल पे कर रहा है तो इसके यहाँ कैश फ्लो ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, और ये छोटे स्केल पे है तो अपेक्षा अगर इसकी बात करें तो इसके यहाँ जो फ्लो है कैश का वो थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसको या रिटेलर के यहाँ से हम जो है थोड़े से महंगे रेट पे हम चीज़ों को पाते हैं। या दूसरे सेंस में हम बात करें, जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से खरीदता है और होलसेलर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। तो अब मैन्युफैक्चरर अगर इसे 10 रुपये में देता है होलसेलर को, तो होलसेलर ये क्या करता है, 2 रुपये प्रॉफिट रख करके 12 रुपये में क्या करता है, रिटेलर को देता है। और रिटेलर जो है वो अपना 2 रुपये प्रॉफिट या 3 रुपये प्रॉफिट रख करके 15 रुपये में आपको दे देता है। ठीक, लेकिन अगर हम होलसेलर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि भाई 12 में, रिटेलर को 12 में देता है, लेकिन वो हमें 12 में नहीं देगा, हाँ वो हमें क्या दे देगा, 13 में दे देगा। ठीक है, अब 13 रुपये में अगर हमको वो पर्टिकुलर दे देता है तब भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट आपको दिख रहा होगा कि 2 रुपये जो वैल्यू जो है हमारी वो क्या हो रही है, बचत हो रही है। ठीक, तो ये पॉइंट पर्टिकुलर ये हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह ये बता रहा है कि वह संदर्भ जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब किस शब्द का, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है उसको हम किस जगह पे प्रयोग कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक बार जस्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, सही वे में क्या चीज़ें आ रही हैं डिटेल में, इनको हम लोग देखते हैं। फिर आगे देखिएगा, एक व्यापार में जहाँ विक्रय और वितरण व्यय बहुत कम है। अब विक्रय और वितरण व्यय क्या होता है, ठीक है, यहाँ देखिए क्या है ना कि इनको सेल करने के लिए पब्लिक के बीच में नहीं जाना होता है, ये पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, उल्टा जो पब्लिक जो होती है इनके पास आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विक्रय वितरण व्यय बहुत कम होते हैं, तो एक वस्तु की लागत जो है, लागत को विक्रय वितरण व्यय को ध्यान में रखे बिना ही ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे इन केस अगर आप देख सकते हैं,
रेलवे के लिए हमें पर्टिकुलर क्या है कि ट्रेन कभी हमारे घर पे नहीं आती है, वो कहाँ आती है, पर्टिकुलर एक स्टेशन पे आती है, कस्टमर वहाँ तक खुद रीच करता है और पहुँचता है। तो जिसकी वजह से, और रेलवे का कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक। तो अगर आप देखते होंगे जैसे अदर सेक्टर है, जैसे कि आपका बस सर्विस हो गया, तो बस सर्विस में लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं लाइक रेड बस के थ्रू या जो भी है, ठीक है, इन सब के जरिए क्या होता है, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो। लेकिन रेलवे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, वो लोग विक्रय पे और वितरण पे बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करते हैं, खर्चे नहीं करते, इससे उनकी कॉस्ट वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती है। और कॉस्ट वैल्यू अगर इंक्रीज नहीं होगी तो वो क्या है, कम रेट पर जो है आपको टिकट अवेलेबल करा देते हैं। आगे बता रहा है, परंतु उन व्यापारों में जहां वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की है कि विक्रय और वितरण व्यय भारी मात्रा में करने पड़ते हैं, तो लागत की गणना ऐसे व्ययों को बिना सम्मिलित किए हुए करना बहुत ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर और कोई है, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई प्राइवेट बस है और प्राइवेट बस को क्या करना पड़ेगा, उसे हमें थोड़ा सा एडवर्टाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा सा हाईटेक टाइप का बनाना होगा तमाम, और जगह जगह पे पोस्टर बैनर। तो अब ये जो कॉस्टिंग वैल्यू आएगी उस बस के टिकट की जो वैल्यू रहेगी ना, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हम ये वाला जो खर्च किए हैं इसको भी हम पा सकें, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त, देखिए इसके अतिरिक्त का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना कौन कौन सा, विक्रय और वितरण के अलावा अतिरिक्त अगर कोई लागत है, कारखाना लागत है, कार्यालय का अगर कोई लागत है, तो विक्रय की लागत हो सकती है। विक्रय की लागत जैसे कि अगर आप क्या करें, प्रोडक्ट को लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो डिलीवरी का काम हो रहा है, डिलीवरी का खर्चा वो क्या करे, कंपनी खुद दे रही है, तो वही हो गया विक्रय की लागत हो गया। या इस तरह और भी अगर हम किसी चीज़ को सेल करने के लिए जो भी खर्चे करें तो वो भी इसमें आ जाएगा। और यहाँ तक कि व्यय के एक मद को भी लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए यहाँ पर एक बात किया है, प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, बस ये याद रखिएगा। मटेरियल हो गया आपका, ठीक है, लेबर हो गया और एक्सपेंस हो गया। यहाँ दिख रहा है सामग्री, श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। हाँ, यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे। सामग्री पर जो व्यय है, व्यय की राशि को सामग्री की लागत, और श्रम पर व्यय की राशि को श्रम की लागत कहते हैं, ठीक है। सामग्री पर जो खर्चे होंगे, श्रम मतलब सॉरी सामग्री का हो गया, श्रम पर जो खर्चे करेंगे तो वो श्रम की लागत हो जाती है। आगे, इस प्रकार की लागत शब्द को अकेले प्रयोग करना क्या है, भ्रामक होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न लागतों को भिन्न भिन्न उद्देश्यों को के लिए ज्ञात किया जाता है। चालू वर्ष, अगर आपका काम क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में लगातार चल रहा है, तो चालू वर्ष का जो मूल्यांकन होगा वो कार्यालय लागत पर ही किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे इन फ्यूचर काम भी आने वाला है जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार अन्य कई उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि लागत शब्द का जो अर्थ होता है ना, प्रत्येक परिस्थिति में एक सा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं तो उसके रॉ मटेरियल का रेट क्या होता है, अप एंड डाउन होने लगता है। कभी कभी हो सकता हो कि मौसम की वजह से या चाहे जो भी किसी भी कारण से आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के जो कॉस्ट हो गए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो जिसकी वजह से कॉस्ट को कभी भी क्लेरिफाई हम नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट में कितना आने वाला है, या इस बार जो हमने डिफाइन कर दिया कि मेरी कॉस्ट वैल्यू इतनी है, मेरी कॉस्ट वैल्यू अगर 100 रुपये है और ये लाइफ टाइम के लिए पूरा शाश्वत रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वही यहाँ बता रहा है कि एक सा कभी भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक देखिए केस दिया हुआ है। इस केस को अगर आप अपने एग्जाम के दौरान पे शो करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। वार्डन बनाम कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब वार्डन बनाम कॉमनवेल्थ में हुआ क्या, कॉमनवेल्थ यहाँ गेम की बात हो रही है। अब कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे खेलने के लिए, तो उनके लिए जो कॉस्ट्यूम जो सिलाना था वो कॉमनवेल्थ गेम्स वालों को मतलब सिलवाना था पर्टिकुलर। तो उसके भी यहाँ पे टेंडर पास हो गया। टेंडर पास जिसके नाम पे हुआ उसकी खुद की कोई फैक्ट्री नहीं थी या जो भी चीज़ आप कह सकते हैं, तो उसने क्या कर दिया, अलग अलग पर्सन को टेंडर दे दिया। तो जिसकी वजह से यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, वस्तुएं सेवाओं की लागत 20% जोड़ करके होना था। वह कपड़ों के सूट तथा दूसरे वस्तु का व्यापारी था। उसे सामग्री एक फुटकर व्यापारी के द्वारा प्रदान की जाती थी। एक फुटकर व्यापारी उसको लेता था और तब वो बेचता था।
जो ग्राहक के माप लेने आदि की सेवाएं करता था किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, सूट बनाने का प्रबंध करवा देता है। यह निर्णय दिया जाता है कि कपड़ों के सूट की लागत अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मालूम की जा सकती है। मतलब हर कंपनी के लिए हर पर्सन के लिए जो सूट बनना है उनकी जो सिलाई तो खैर सेम ही रेट रहेगा, उनकी जो क्लोथिंग की जो वैल्यू है, कितना मीटर लगना है, क्या करना है, डिजाइन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से कॉस्टिंग वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। ठीक, आगे बता रहे थे इसमें केवल कारखाना लागत ही सम्मिलित हो सकती है, वितरण और विक्रय की लागत को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ विक्रय और वितरण की लागत क्यों नहीं शामिल करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम जो करार है वो सीधे क्या करेगा, प्लेयर को डायरेक्ट दे देने वाला है, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से वो करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान से देखिएगा कि निश्चित या सही लागत जैसी कोई लागत ही नहीं होती है, क्योंकि कोई भी लागत अंक सभी परिस्थितियों में सभी उद्देश्य के लिए सही नहीं होते। कॉस्ट की वैल्यू जब भी होती है ना, हर परिस्थिति के लिए सुटेबल नहीं होता है। उत्पादन की लागत को कई मदों को ऐच्छिक रूप से लागत में जोड़ा जाता है। ठीक है, उत्पादन की लागत जो भी है ना, वो इच्छा अनुसार क्या करते हैं, इसमें जोड़ते चले जाते हैं, जिससे उसी वस्तु या कार्य की भिन्न भिन्न लागतें आ सकती है, जिससे क्या होता है, उस वस्तु की जो कीमतें रहेंगी ना, वो अलग अलग हो सकती हैं। जबकि लागत लेखांकन के सिद्धांत की अवहेलना भी नहीं हुई है, हाँ, लागत लेखांकन की जो सिद्धांत उसकी अवहेलना भी नहीं हुई है। और ऐसे मदों में ह्रास भी एक मद है। ह्रास का मतलब क्या हो गया, जो एसेट्स वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, जितना डिक्रीज होता रहता है तो उसके बारे में ये डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, इसकी राशि ह्रास निकालने की पद्धति के अनुसार परिवर्तनीय होगी। फिर भी इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वस्तु या सेवा का संभवतः सही लागत का पता लग सके। ठीक, एक वस्तु की सही लागत ज्ञात करने के लिए लागत इकाई और लागत केंद्र शब्दों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसके बारे में हम जो है आगे की वीडियो में, जब भी ये तो पूरा आपका सिलेबस है, सिलेबस के दौरान ये आएगा तो उस टाइम हम आपका क्लियर करने वाले हैं। ठीक, फिर यहाँ तक हो गया, हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्लियर कर लिए हैं और आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग जो है लागत लेखांकन की विशेषता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसके साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा लेक्चर के साथ। इससे एक चीज़ अच्छा ये होगा कि आपके नोट्स के शॉर्ट्स में नोट आपके हैंडराइटिंग में तैयार हो जाएंगे। एक तो आपके एग्जामिनेशन की स्पीड भी बन जाएगी, दूसरा जो है आपका पर्सनल नोट रहेगा, तो जब भी आप उसको पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला ये हो गया कि यह सामान्य लेखांकन प्रणाली का ही एक प्रमुख अंग है। तो अब सामान्य लेखांकन प्रणाली देखिए, ये जो है ड्यूल एंट्री सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। डबल एंट्री सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट वाला मामला है, क्योंकि क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि टू साइड क्या होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, एक डेबिटर्स होता है, एक क्रेडिटर्स होता है। आगे इस प्रणाली के प्रारंभ से अंत तक समस्त लागतों को लेखा किया जाता है। तो देखिए इसमें तीन चीज की लागत होती है, श्रम, सामग्री और व्यय। ठीक है, तो यही क्या है, मूल जो है लागत के तत्व है। तो उसी के साथ जो है प्रारंभ से लेकर के इन फ्यूचर जाकर के अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ करके दिखा करके हम प्रेजेंट करने वाले हैं। यह प्रणाली कार्य पूरा ना होने की अवस्था में भी अधूरे कार्य की भी लागत ज्ञात कर सकती है। ठीक है, अब अधूरे कार्य जैसे कि अगर आप कोई घर बनवा रहे हैं, ठीक है, आपने पिलर करवा दिया है, आपने छत ढला दिया है, आपने ईंटें से जोड़िया करा दिया, बस बाकी जमीन मिट्टी का, ये सब मिट्टी की, क्या इतनी दूर की कॉस्ट वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अब इसकी बात है, आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेबर चार्ज कितना हुआ उसको एक जगह नोट कर लिया, मटेरियल कितना लगा उसको एक जगह पे नोट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को नोट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है पर्टिकुलर जो भी अगर आधा ही काम है तो उसकी लागत कितनी आई इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्रणाली के विस्तृत प्रयोग में सांख्यिकीय आंकड़े भी तैयार हो जाते हैं, तैयार करना। ठीक है, लागत नियंत्रण की पद्धति से लागत नियंत्रण की पद्धति को लागू करने और लाभकारिता का ज्ञात करने में क्या होता है, ये सहायक होता है। सांख्यिकीय आंकड़ों की लागत पत्रक, विपत्रक आदि बनाने के हेतु तथा लागत का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु क्या होते हैं, ये आवश्यक होता है। तुलनात्मक का मतलब हो गया वही बैलेंस शीट वाला। लागत नियंत्रण एवं लाभकारिता के निर्धारण के संबंध में लागत लेखों के अंतर्गत पहले लिखा जा चुका है। ठीक है, लागत नियंत्रण और लाभकारिता के संबंध में शुरू में बताया जा चुका, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। ठीक है, कि हमेशा क्या करना है, कॉस्ट वैल्यू को रिड्यूस करना है अपने टर्नओवर के साथ, तो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बना रहेगा।
अतः यहाँ लागत लेखा और लागत लेखांकन में एक रूपता आ गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रणाली व्यवसाय से संबंधित होती है और सभी वर्गों के लिए ये क्या होते हैं, हेल्प होते हैं। और लागत पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने लागत पे, वैल्यू पे ना, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा खर्चे को क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से हो सकता है बाद में इशू आ सकता है। ठीक है, अब लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन की तुलना यहाँ करना है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर ये आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है, प्रोफार्मा बना है, तो आप बात ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो दिया हुआ ना, ये तो हो गया ओपनिंग हो गया, यहाँ पे परचेज की पूरी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे सेल्स हो गया और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आता है तो उसके बारे में यहाँ पे शो करना रहेगा। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये एक प्रोफार्मा बना करके दिया हुआ, उसी पे क्वेश्चन पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट्स है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और ताकि हमें ये पता चल सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और साथ में हम कितना आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरा मेन मोटिव है मुझे ये जानना। तो प्लीज़ अपने नाम के साथ अपना कॉलेज का नाम ज़रूर मेंशन करें। और आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से हम लोग मिलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में, इसके पर्टिकुलर डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले। चलिए फिर, जय हिंद।